देखिए आईपीसी में इधर जो धाराएं हैं आपका काफी महत्वपूर्ण प्री के लिए क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सतर्क होकर पढ़िए। आपका तमाम राज्यों में यदि इधर से क्वेश्चन बने हैं। आइए हम शुरू कर रहे थे 39 शुरू करने वाले थे। आइए आपका जो सेक्शन आईपीसी में पढ़ना है अब आपका 39 निकाल लीजिए भाई बेरेक्ट और नोट्स भी निकाल लीजिए। इधर से क्वेश्चन आपका जे और एपीओ दोनों में बना है। जो सेक्शन 39 से क्वेश्चन आपका बना है पहला जो क्वेश्चन बनता है कि वॉलेंटली या स्वेच्छा शब्द कहाँ परिभाषित किया गया है तो 39। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से कार्य किया, तो उसमें ऑप्शन नया बन सकता है जब जब उसका इरादा उस कार्य को करने का हो, या दूसरा हो सकता है जब उसे नॉलेज हो, तीसरा दे सकता है जब विश्वास करने का कारण हो, और उपर्युक्त सभी। तो अगर ये तीनों ये जो हमने शब्द बताया कि इंटेंशन से, नॉलेज से या रीजन टू बिलीव, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति ने कैसे कार्य किया है स्वेच्छा से। अब यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है एलेस्टेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बना है। और एलेस्टेशन आपका पढ़ ऐसे ही बता दे रहा हूँ बिना बेयर एक्ट के। और क्वेश्चन जब भी आए तो जो बेयर एक्ट में शब्द लिखा है वही मार कर आइएगा, ये नहीं कि अपना दिमाग न लगाइए। देखिए क्या समस्यात्मक क्वेश्चन यहाँ से जो एलेस्टेशन है वही बनता है। ये एक व्यक्ति है लूट को सुकर बनाने, सुकर मतलब आसान बनाने के लिए रात में बस्ती में आग लगाता है। लोग सो रहे होते हैं। उसका इरादा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को मारने का नहीं है, लेकिन नाले तो हैं ही, या विश्वास करने का कारण है कि रात का माहौल है, लोग सो रहे हैं और ऐसी दशा में हो सकता है कि कुछ लोग जल कर क्या हो मर जाएं। तो और दो लोग मान लीजिए या एक लोग देगा कि मर गए, तो आपका ऐसे आग लगाने वाले ने कौन सा अपराध किया तो हत्या किया, मर्डर किया। अब उसमें आपका कोई अपराध नहीं किया, ये किया वो किया, ये सब नहीं देखना है। बस जो बेयर एक्ट में लिखा है कि उसने मर्डर किया यह माना जाएगा। तो बस जब भी ऑप्शन आए तो क्या मारना है, उसने कौन सा अपराध किया, हत्या, एक लाइन में। आइए धारा 40 से आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 40 में आपका ऑफेंस को या अपराध को स्पष्ट किया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या क्या बनता है। बात ना करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है। जो पहला क्वेश्चन आपका 4-5 मॉडल याद रखिए। आपका एचजेएस में क्या बना, आपका एमपी में क्या बना है, और क्या आगे बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है। आपका सीआरपीसी की धारा 2 भी दे देगा, और दूसरे ऑप्शन में आईपीसी की धारा 40। और दोनों में से अगर एक चुनना हो आपको तो सीआरपीसी चुनिएगा, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 2 में स्पष्ट रूप से अपराध को परिभाषित किया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 40 में डिफिनीशन क्लाज नहीं है, ये तो एक्सप्लेशन क्लाज है। यानी कि धारा 6 से लेकर जो 52A तक चल रही है, ये आपका ये परिभाषा नहीं है लीगल तौर पे, बल्कि जनरल एक्सप्लेशन या साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि कुछ बातों की व्याख्या की गई है। तो अगर दोनों में से एक कोई चुनना हो तो लीगल तौर पर कौन सही होगा, आपका सीआरपीसी एमपी में आ चुका है। दूसरा मॉडल आपका जो यूपी जे और एपीओ में आया है कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है। अब देखिए कैसे भरमाया है। आईपीसी की धारा 2N, आईपीसी की धारा 40,
आईपीसी की धारा 45 इनमें से कोई नहीं। तो लोग आईपीसी यानी कि भारतीय दंड विधान नहीं देखते, बल्कि आपका ये देखते हैं कि आपका दिया रहेगा सीआरपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 40। तो यही लोग गलत करके जो हड़बड़ी में रहते हैं, तो आप पहले शब्द पकड़िए। शब्द पहला जो ऑप्शन दिया है वह आईपीसी की धारा 40 नहीं, किसकी दिया है? सीआरपीसी। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? आईपीसी की धारा 40। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये नहीं कि आपका धारा 40 देखिए तो कानून का नाम भी देखना है। एक बार यूपी में ये क्वेश्चन भरमाया है और काफी लोग हड़बड़ी में कि अब तो धारा 40 दिख ही गई, क्या किया जाए? मार दिया जाए, गलत करके आ गए। अरे भाई सीआरपीसी लिखा है, धारा 40 आईपीसी लिखा है थोड़े। तो आईपीसी देख लीजिएगा तब धारा 40 मारिए। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सबसे अधिक आईपीसी की किस धारा में सबसे अधिक बार एमेंड हुआ है? तो अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है, ये याद रखना है, धारा 40 में। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 40 में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संशोधन भी याद रखना है 1870 में, यानी कि 1870। हाँ, नहीं 6 बार हो गया, उसको 6 बना लीजिए। 6 बार अब तक हुआ है। आगे देखिए भाई, आपका अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वह ये आता है आपका अगला क्वेश्चन कि अपराध का मतलब क्या हुआ? जो एचजेएस में पिछली बार आया था, एचजेएस में भी आया था और झारखंड में भी आया है, यूपी एपीओ में और जे में पूछने का चांस है कि सेक्शन 40 के तहत अपराध का मतलब क्या हुआ? तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो वह भी अपराध, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो वह भी अपराध, और जो लोकल लॉ के तहत अपराध हो वह भी अपराध, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे? उपर्युक्त सभी। जो एचजेएस में मॉडल बना भिन्न बना, देखिए क्या बना है। जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित हो, सेकंड ऑप्शन दिया कि जो आईपीसी तथा विशेष विधि के तहत अपराध हो। थर्ड ऑप्शन दिया जो आईपीसी विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के तहत अपराध हो। और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपका ऑप्शन पकड़िए, जिसमें तीनों शब्द हो वहीं सही मारना है। तो इस उदाहरण में जो तीसरा ऑप्शन है उसमें तीनों बातें हैं, आईपीसी भी, स्पेशल लॉ भी, और कौन सा? लोकल लॉ। ये एचजेएस में मॉडल पिछली बार बना था, भाई प्रयास करिए गलत न हो। 40 के बाद आ जाइए 41। एक लाइन की अवधारा है, स्पेशल लॉ की परिभाषा है। स्पेशल लॉ मतलब किसी विशेष विषय पर बनाया गया कानून, जैसे कि SC/ST एक्ट हो गया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एनडीपीएस हो गया, आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। ये सब स्पेशल लॉ है, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट पर क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। फिर धारा 42 एक लाइन में, लोकल लॉ की परिभाषा कहाँ है? सेक्शन 42 में। लोकल लॉ या स्थानीय विधि का मतलब क्या हुआ? जो कानून पूरे भारत में लागू न हो, बल्कि भारत के किसी एरिया में लागू है, जैसे कि केवल उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू है उसे लोकल लॉ कहेंगे। याद रखिए, या 2 ही राज्यों में लागू है, यानी कि पूरे भारत में वह कानून लागू नहीं है, भारत के कुछ राज्य या एक राज्य या एक शहर में ही लागू है। केवल इलाहाबाद या प्रयागराज के लिए कानून बन गया तो ये कैसा कानून कहलाएगा? लोकल लॉ। अब 43 से फिर अच्छा क्वेश्चन बनता है। 43 से आपका यूपी एचजेएस, यूपी एपीओ, यूपी जे, लगभग हर एक राज्य क्वेश्चन बनाया है। और यहाँ से भी ज़्यादातर लोग जो नए लोग हैं गलत ही करके आते हैं। आपका 43 में इलीगल या अवैध शब्द को
एक्सप्लेन किया गया है। तो जब भी आप 43 पढ़िएगा 2-3 धाराएं जरूर कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक सेक्शन आपको रिलेट करिएगा कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23। अगर कोई करार धारा 23 के तहत आ जाता है तो वह इलीगल या अवैध होगा और अवैध होने के कारण क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि अनलॉफुल होगा और अनलॉफुल होने के कारण क्या होगा, वाइड। इसके बाद आपका अनलॉफुल असेंबली पढ़िएगा आईपीसी में 141 विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा या अनलॉफुल असेंबली। अवैध शब्द हम बता रहे हैं तो अवैध सभा कहाँ परिभाषित है, 141 आईपीसी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5, और कितने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य या अधिक के लिए जुटान किए हों, आपका 5। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या 5, उद्देश्य कितने हैं, कम से अधिकतम 5। तो 5 में से चाहे एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति एक जगह एकत्रित हुए हैं तो उनके जमाव को हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे, अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव, सेक्शन 141 आईपीसी। अवैध जहाँ जहाँ भी शब्द आईपीसी में आए अवैध का व्यापक है। 43 आपका केवल क्रिमिनल मामलों को ही अवैध नहीं बनाती बल्कि सिविल मामलों में भी लागू होगी। तो अगला क्वेश्चन ये आया, भाई लिख लीजिएगा अलग से, कि 43 लागू होगी सिविल में या आपराधिक में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा, दोनों में। अवैध शब्द की जो परिभाषा दी गई है वह काफ़ी विस्तृत दी गई है और आइए अवैध का मतलब देखा जाए। देखिए यूपीजे और यूपीएपीओ में क्या पूछा गया। 43 चल रहा है भाई, सेक्शन भी याद रखिए। इलीगल का मतलब क्या हुआ, तो आपका पहला देगा जो अपराध हो, दूसरा जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोविटेड हो, यानी कि जिसे कानून क्या करता हो, बार करता हो, रोकता हो, और तीसरा देगा जो सिविल कार्यवाही का, यानी कि सिविल कार्यवाही का बेस उत्पन्न करता हो, आधार उत्पन्न करता हो, और चौथा देगा उपर्युक्त सभी। ये यूपी का मॉडल है। फिर एक बार देखिए, तब तीनों शब्दों को समझाना पड़ेगा। पहले तो जितने क्वेश्चन आपका आ सकते हैं और जितने आयोगों ने बनाया है अब प्रयास हो किया जाए कि वो ज़्यादा चलाया जाए, उसके बाद एक एक शब्द समझाया जाए। तो जो यूपी में आया वह ये आया कि अवैध का मतलब क्या हुआ। तो जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, उपर्युक्त सभी। तो जो नए लोग रहते हैं जो इस धारा को गंभीरता से नहीं लेते, वो ये समझते हैं कि अवैध का मतलब तो अपराध ही होना चाहिए, लेकिन मारना उपर्युक्त सभी हैं। तो अवैध मतलब अवैध में क्या शामिल हैं, ये तीनों शामिल हैं। अब जो झारखंड का मॉडल आया उपर्युक्त सभी नहीं दिया, ध्यान से रखिए। उसमें आपका ये जो उपर्युक्त सभी मैं लिखा हूँ आपका यहाँ एक शब्द चेंज किया। और देखिए मॉडल आपका नकारात्मक पूछा गया था। फिर एक बार दूसरा मॉडल इसी पर हम चलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे अवैध आईपीसी के तहत नहीं माना जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे और जो अनैतिक हो। तो बताइए आईपीसी की धारा 43 से इसमें से कौन सा शब्द बाहर गया जो अवैध नहीं है, अनैतिक। तो क्या मार कराएंगे इस मॉडल में, अनैतिक। यूपीएचजेएस का मॉडल देखा जाए क्या बना है, सेम यही रहेगा,
बस मॉडल क्या होगा, चेंज। देखिए आपका क्या बना है, अवैध का मतलब जो अपराध हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो अपराध हो तथा विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। तीसरा, जो अपराध हो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, माने प्रोहिबिटेड हो, जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये देखना है कि ये तीनों जो शब्द मैं बता रहा हूँ, जिस ऑप्शन में तीनों शब्द रहें वही सही होगा। और किस ऑप्शन में ये तीनों शब्द हैं, तीसरे, तो क्या मारेंगे ऑप्शन तीसरा। अब एक एक करके आप देखिए, यानी कि जितने भी ऑफेंस या अपराध हैं उन्हें इलीगल या अवैध माना जाता है। तो फिर आपका बैक होइए, अपराध को कहाँ स्पष्ट किया गया है, धारा 40। अपराध का मतलब क्या हुआ, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, और जो किसके तहत, स्थानीय। तो आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत किस सेक्शन से, 107। विशेष विधि की परिभाषा की धारा में 41। स्थानीय विधि की परिभाषा 42। तो ये सब अपराध हैं, और जितने अपराध हैं 43 में क्या माने जाएंगे, इलीगल। पहला, जिन्हें कानून जिन कार्यों को करने से कानून रोकता है, अर्थात जिन कार्यों पर कानून ने रोक लगा दिया है कि आप ऐसा कार्य न करिए और आप वही कार्य करते हैं, तो वह कार्य भी इलीगल माना जाएगा, भले वह अपराध न हो। अपराध से मतलब अब नहीं रहा, यानी कि चाहे वह जो कार्य रोका गया आप वही कार्य कर रहे हैं, चाहे वह अपराध हो या न हो, वह भी आईपीसी के तहत इलीगल माना जाएगा। तो दो तीन तो बताइए जो कानून में रोका है। तो सेक्शन 23 सबसे उत्तम उदाहरण है संविदा अधिनियम का, जहाँ की आपका रोका गया है। और आपका किसको रोका गया है, यानी कि अनलॉफुल, यानी कि आप देखिए फिर एक बार बैक होइए भाई, आपका परिभाषा बहुत व्यापक है, आपका अंदर से पूछ ले तो भी देखना है। फिर एक बार दूसरा देखिए, जितने कार्यों को करने पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, अगर आप वही कार्य करते हैं तो भले वह अपराध कहीं न हो, फिर भी सेक्शन 43 के तहत इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो अपराध हो, यानी कि 43 सिविल मामलों को भी अपने में क्या करती हैं, समाहित। तो कार्यों पर रोक लगाइए। दो उदाहरण अच्छे से इस पर तैयार रखिएगा। एक, संविदा अधिनियम की धारा 23 याद रखिए, कानून रोक लगाता है कि आप जो प्रतिफल या उद्देश्य करार का रखिए वह अनलॉफुल न रखिए। अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध प्रतिफल कब होगा, जब धारा 23 में आ जाएगा। और ऐसा कार्य क्या ऐसे प्रतिफल को कानून द्वारा क्या किया गया है, प्रतिषेध।
और धारा 23 का उल्लंघन करके आप कोई कार्य करते हैं तो क्या उस कार्य को अवैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और क्यों? क्योंकि कानून द्वारा उस कार्य को करने पर क्या लगा दी गई है, रोक ये है कि आप ऐसा उद्देश्य और प्रतिफल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, नहीं। दूसरा सबसे उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं टीपीए की धारा 6, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन जो 6 है वह ये बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कि कानून कुछ संपत्तियों के अंतरण पर रोक लगाता है और जो संपत्तियां अंतरण नहीं हो सकती, कानून द्वारा प्रतिषिद्ध हैं, आप उसी संपत्ति को क्या किए हैं, ट्रांसफर। तो क्या ये आईपीसी की धारा 43 के तहत आपका कार्य अवैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह कार्य कानून द्वारा क्या है, प्रतिषिद्ध। तो टीपीए की कौन सी धारा प्रतिषिद्ध करती है, 6। अब आइए ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता हो। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए उसके खिलाफ कोई सिविल वाद, दीवानी या नागरिकवाद कहिए या व्यवहारिक वाद लाया जा सकता है। तो सीपीसी का सेक्शन 9 पढ़िएगा। सेक्शन 9 में यानी कि धारा 9 के तहत जितने भी मुकदमे द सूट ऑफ सिविल नेचर के होंगे, दीवानी प्रकृति के होंगे, वे सारे अवैध माने जाएंगे। अब आइए 2-3 मुकदमा। ए बी से संविदा करता है कि मैं 100 किलो चावल दूंगा और ए अपना वचन नहीं निभाता, तो बी इस आधार पर कि ए ने वचन नहीं निभाया है मुकदमा कर सकता है कि नहीं, मुआवजे की मांग के लिए कर सकता है। तो जो ए ने संविदा भंग किया है वह सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता है, आधार। कौन मुकदमा कर सकता है, बी, ए के खिलाफ। तो क्या आईपीसी की धारा 43 के तहत अवैध माना जाएगा कि नहीं माना। ए एक पति है, अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं देता, तो भरण पोषण से इनकार करता है, तो क्या ए का कार्य वैध है कि अवैध, अवैध। क्यों अवैध है, क्योंकि पत्नी इनकार करने के आधार पर क्या ला सकती है, सिविल वाद। भाई तो 2 उदाहरण पर्याप्त है, उदाहरण तो सैकड़ों हैं लेकिन 2 में ही रखी रहिए, बहुत लंबा नहीं चला जा सकता। अब 44 से भी क्वेश्चन बनता, आ जाइए 44 से आइए देखा जाए। इंजरी या क्षति या नुकसान या हानि या नुकसान कहिए, तो क्षति शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, पहला क्वेश्चन। तो धारा 44 में क्षति 2 प्रकार की होती है, यहीं पहले बंटवारा करिए। एक क्षति लाफुल होती है, लाफुल मतलब कि विधिपूर्ण होती है, विधिपूर्ण मतलब वैध होती है, वैध का मतलब सही होती है, सही का मतलब कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान तो पहुंचता है लेकिन कानून उसे नुकसान मानने से इनकार कर देता है। फिर एक बार देखिए, एक क्षति लाफुल होती है यानी कि एक ऐसा नुकसान जिसे कानून नुकसान नहीं मानता, अर्थात दूसरे को तो नुकसान हुआ लेकिन वह नुकसान वैध मानता है, लाफुल मानता है यानी कि विधिपूर्ण मानता है। अर्थात ए ने बी की हत्या कर दी लेकिन ये हत्या बी को नुकसान तो पहुंचा, क्षति हुई, जान चली गई, लेकिन ये जो मर्डर है इसे लाफुल माना जाएगा। तो जो क्षति है पहला प्रकार विधिपूर्ण, तो विधिपूर्ण क्षति को धारा 44 में क्षति नहीं माना गया है। तो विधिपूर्ण क्षति के उत्तम उदाहरण आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में दिए गए हैं। यानी कि जो बातें 76 से लेकर
106 तक में आ जाएंगी। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो क्षति हुई, लेकिन ये क्षति विधिपूर्ण होगी कि विधि विरुद्ध होगी, वैलिड होगी कि इनवैलिड। वैलिड, कानूनन क्षति माना जाएगा कि नहीं? नहीं। एक उदाहरण पर्याप्त रहेगा, ज़्यादा नहीं भाई, उदाहरण तो 50 दिए जा सकते हैं। एक जल्लाद है, न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कैदी को फांसी पर लटका देता है, तो आप कहेंगे कि जल्लाद ने कैदी को क्षति पहुंचाई, तो फिर आप कहेंगे कि अब ये बंटवारा करना है कि ये क्षति वैध है कि अवैध है, क्या कानूनन क्षति माना जाएगा कि नहीं? तो अगर 76 से 106 में सेट हो गया तो वैध, और नहीं सेट हुआ तो अवैध। तो बताइए सेट हो रहा है कि नहीं? तो कौन सी धारा? 76, 77, 78, 79। 78। जल्लाद को किस धारा में बचाव है? 78। तो वैध क्षति। दूसरा जो क्षति होती है अवैध, अवैध क्षति को ही आपका क्षति माना जाता है। अवैध शब्द कहाँ परिभाषित है? 43 में परिभाषित है। तो गलत तरीके से अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कानूनन वह नुकसान माना जाएगा। जैसे बुलडोजर बाबा का भी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारी ज़मीन थी, नक्शा पास था, नक्शा के अनुसार हमारा घर बना है, सरकार जबरदस्ती ये घर गिरा दी है, हमें क्षति हुई है, अतः हमें मुआवजा दिलवाया जाए, तो वास्तव में उस सरकार से मुआवजा मिलेगा। जितने का घर, कम से कम उतना पैसा तो कोर्ट दिलवा ही देगा। लेकिन नक्शा पास हो और नक्शे के अनुसार आपका क्या बना हो घर, लेकिन अगर बिना नक्शा के बनवाए हैं, सरकारी जमीन पर बनवाए हैं, नक्शा के विपरीत बनवाए हैं, तब बाबा बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अगर चल जाता है नोटिस के बाद तो कोई मुआवजा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर दिया कि हम बुलडोजर पर का बुलडोजर से कार्यवाही को प्रतिषिद्ध नहीं कर सकते, इनकार कर दिया। मामला चल रहा है तो भाई सरकार हमेशा यही तो तर्क देती है कि हमने विधिपूर्ण कार्य किया, विधि सम्मत किया, कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह क्या किया। लेकिन अगर नक्शा पास है और उस नक्शे के अनुसार बना है फिर भी सरकार गिराती है, तब मुआवजा पाने के आप निश्चित तौर पर क्या होंगे? हकदार। तो अगला देखिए आपका 44 देखा जाए, क्षति पहुंचाई गई है अवैध तरीके से, वही कानूनी रूप से क्षति मानी जाएगी। टाट में भी आप जोड़ सकते हैं इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनो साइन इंजुरिया। तो कौन अनयोज्य है, कौन अनयोज्य नहीं है, कौन एक्शनेबल है? तो बताइए किसके लिए मुकदमा लाकर मुआवजा वसूल सकते हैं? अगर इंजुरिया पहले रहे, पॉइंट पकड़ना है, अगर इंजुरिया रहे पहला शब्द टाट में, तो मान के चलिए कि आप मुआवजा पाएंगे, और डैमनम रहे यानी कि आपका मुआवजा नहीं पाएंगे। यही पॉइंट पकड़ना रहता है, क्योंकि बार बार लोग गलती करते हैं। साइन रहे पहले आपका, इंजुरिया रहे यानी कि आप एक्शनेबल है, वो एक्शनेबल मतलब आप कार्रवाई कर सकते हैं, और पहला शब्द डैमनम रहे यानी कि आपको नुकसान पहुंचा लेकिन एक पाई न्यायालय दिलवाएगा नहीं। तो आगे बताया जाएगा टाट में। अगला देखिए भाई, इसमें 44 में जो क्षति कारित की जा सकती है अवैध रूप से, वह या तो शरीर को यानी कि बॉडी को तो अध्याय 16 आईपीसी, या प्रॉपर्टी को तो अध्याय 17, या ख्याति को तो 499, या मन को। तो जो सबसे खतरनाक मैं बता दूं, ये जो मन को क्षति होती है वर्तमान समय में सबसे खतरनाक हो गई है, और पूरा भारत परेशान है। माहौल आप लोग देख ही रहे हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं बार बार पढ़ाते समय भी बताता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करे, लेकिन ऐसा कुछ बातें न बोले जिससे कि दूसरे की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
अगर यही बात नेता परेता मान लेते तो देश शांति से रहता। लेकिन वोट पर भी चोट करनी है तो जिसकी मर्जी आए, अल्लाह को बोल दे कुछ, काली को बोल दे, राम को बोल दे कि काली तो सिगरेट पीती हैं, ये तो शराब पीती हैं, मदिरा पान करती हैं, तो कोई कुछ बोल दे। यानी कि बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बकबकाते रहिए कुछ भी। अरे भाई समाज को भी देखिए। तो अब समय आ गया है भारत में कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अलग कानून बनाकर और थोड़ा दंड की मात्रा क्या की जाए, बढ़ाई जाए। तमाम देशों में आपका है, पाकिस्तान सहित तमाम देशों में है कि इस निंदा के लिए फांसी की सजा है। मैं बता दूं सऊदी अरब तमाम देशों में। भारत में इसलिए आपका बस लोग कहते हैं इस निंदा करिए, भगवान की निंदा करिए, अल्लाह की। अब पूछा जाए तो कहते हैं कि ये हमारी बोलने की आज़ादी है। तो अब आज़ादी है तो भाई क्या कुछ भी बोलते चलेंगे, क्या सबको गाली देते चलेंगे आज़ादी है तो? ये थोड़े आज़ादी की कुछ भी बोलिए। तो यानी कि मन को क्षति जो होती है वह सबसे इस समय खतरनाक हो गई है पूरे विश्व में। और देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, एक देश में नहीं, ये हर एक देश का समस्या है, केवल भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में इस समय आपकी समस्या है। तो छत में कौन कौन सी क्षतियाँ शामिल हैं याद रखिए। एक शरीर की, दूसरा किसकी संपत्ति की, तीसरा किसकी ख्यात की, चौथा किसकी मन की। उपर्युक्त सभी मार कराएंगे। अवैध तरीके से नुकसान पहुंचाया गया हो कि वैध? अवैध। वैध तरीके से पहुंचाया गया है तो 44 के तहत उसे नुकसान माना जाएगा कि नहीं? नहीं। 45 आ जाइए। जीवन परिभाषित है तो किसका जीवन? मानव का कि पशु पक्षी का? मानव का। 46 आ जाइए। मृत्यु परिभाषित है तो किसके मृत? मानव की मृत्यु आपका। 47 जीव जंतु, तो जीव जंतु जो मानव से क्या हो, भिन्न हो, एक लाइन भाई एनिमल। 48 जलयान, तो जलयान क्या किसे कहा जाएगा? जो पानी में चले और पानी में या तो मनुष्य को ढोए या आपका सामान को ढोए, वही तो जलयान है। और वायुयान किसको कहा जाएगा? जो ऊपर चले। और धरातल पर जो चले यान, तो जलयान जल में, चाहे मनुष्य को ले जाए या सामान को। और वायुयान ऊपर, चाहे वह सामान ले जाए या मनुष्य को। और यान जो होते हैं वो धरती पर ट्रक बस चल ही रहे हैं बाइक, ये यान है। ये मानव को भी ले जा सकते हैं और सामानों को भी, सामान ढोया जाता है ना। तो आपका याद रखिए जलयान कहाँ परिभाषित है? 48। 49 में वर्ष मास पूछा जाता है। वर्ष मास की गणना आईपीसी के तहत किसके तहत की जाएगी? ब्रिटिश कैलेंडर के तहत। ब्रिटिश कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक लाइन में। 50 में धारा परिभाषित है, सेक्शन डिफाइन है। तो धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जिस जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। यानी कि 1 2 3 4 जो अलग अलग संख्याएं लिखी गई हैं उसी को हम धारा कहेंगे। यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है और कोरिलेशन करना है आर्टिकल और सेक्शन। देखिए आर्टिकल की जहाँ तक परिभाषा की बात है, आर्टिकल की परिभाषा संविधान में दी गई है और 366 के किस क्लाज में? 3 में। तो दो क्वेश्चन एक साथ याद रखिए। अनुच्छेद को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 366 के किस क्लाज में? 3 में। और इसी पर क्वेश्चन बन गया कि आईपीसी में सेक्शन को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो 50 में। दोनों क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप ये बताएंगे कि सामान्यतः अनुच्छेद और धारा में कोई अंतर नहीं है।
ये दोनों का उद्देश्य एक है कि जो प्रावधान है उन्हें सुभिन्न भिन्न भिन्न दर्शाया जाए, यानी कि प्रावधानों को अलग अलग दर्शाना। लेकिन भी लगाना है। लेकिन यह माना जाता है कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक होता है और धारा अधीनस्थता की। यही इंटरव्यू में बताइएगा। और कौन सर्वोच्चता का प्रतीक है अनुच्छेद, कौन सबऑर्डिनेट या अधीनस्थता का प्रतीक है धारा। दूसरा बताएंगे कि ये जो एपेक्स लॉ होते हैं, एपेक्स मतलब लॉ मतलब किसी देश की उच्चतर विधि, उसमें आर्टिकल का प्रयोग जनरली होता है, और जो आपका सबऑर्डिनेट लॉ होते हैं उसमें सेक्शन का। यानी कि इसका मतलब कि अनुच्छेद का प्रयोग उन कानूनों में होता है ज़्यादातर जो कैसे ला रहते हैं किसी देश के ऊपर। तो भारत में सबसे बड़ा ला कौन है, संविधान, तो अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है। और इधर जो सबऑर्डिनेट ला है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ये निचले ला है, तो इसमें अनुच्छेद का प्रयोग न होकर किसका हुआ है, धारा का। इसके बाद आ जाइए 51, ओथ दिया गया है, शपथ या कसम, तो कसम खाई जाती है तो आपका कसम धर्म के अनुसार खिलवाई जाती है। आपका धर्म के अनुसार कसम, जैसे कि हिंदू है तो गीता पर हाथ रखवा के, सीता पर नहीं भाई ये नहीं कि गीता पर हाथ रखवा के, मुस्लिम है तो कुरान पर, और ईसाई हैं तो बाइबिल पर। कोर्ट में देखते होंगे, फिल्मों में भी दिखाता है कि हाथ रख कर कसम खाइए, वादा करिए, प्रतिज्ञा करिए कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय। तो शपथ शब्द कहाँ परिभाषित है, 51। 52 आ जाइए, 52 से भी खूब क्वेश्चन बनता है, गुड फेथ या बोनाफाइड, इंग्लिश भी याद रखिएगा। गुड फेथ या इसी को बोनाफाइड कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि बोनाफाइड शब्द कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 52 में। जो परिभाषा सद्भावना पूर्वक शब्द की है वह नकारात्मक है, इसको सकारात्मक पहलू से हम बताते हैं। कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्य करता हुआ तब कहा जाएगा जब वह उस कार्य को करने में उचित सतर्कता और सावधानी बरता है या ध्यान देकर कार्य किया है। यानी कि पूरा ध्यान देकर मन लगाकर कार्य किया। जैसे कहा जाता है पढ़ाई में भी कि बचवा पढ़ तो रहा है लेकिन गुड फेथ में नहीं, यानी कि सद्भावना में नहीं बल्कि क्या, दुर्भावना में देखिए आपका। तो सद्भावना, फिर एक उदाहरण देखिए, यानी कि बउआ, बिहार की भाषा में बउआ पढ़ तो रहा है लेकिन जितना ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए उतना न देकर पकौड़ा, जिलेबी, केला, कोल्ड ड्रिंक और टिकिया और आज बट गई मिठाई केक पर दे रहा है। यानी कि केक, आंख गड़ा कर केक देखिए और पढ़ाई पर कम ध्यान दीजिए। तो भाई फिर सबको सतर्क किया जाता है, ये केला, केक, पकौड़ा काम नहीं आएगा, ये पढ़ाई ही काम आएगी। और तमाम ऐसे पीड़ित आते हैं जिनका भाई छोड़ दिया, तो जिनके माता पिता कह दिए कि अब हम पैसा नहीं देंगे, फिर कहे माता पिता घर आ जाइए, तो जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यही एक ऐसा धन है जो छीन नहीं सकता कोई। मैं फिर बता दूं, चाहे मैं हूँ या आपका, यही एक ऐसा धन है जो कोई छीन नहीं सकता और आपका न ही छीनने का प्रयास करता है। यही धन आप संकट काल में भी रहेंगे तो यही धन आपका सहयोग करेगा। मैं देखिए, हम भी कोई बड़े घर के नहीं है, छोटे घर के थे, आकर इलाहाबाद में संघर्ष किए, और वो संघर्ष का दिन भी हमें याद है कि कब हम संघर्ष किए। आज इस स्थिति में कि हजारों लोग भले पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं आपका इस मैंने मुकाम पर आदमी आ गया, संघर्ष करना पड़ा
और तिनका तिनका बटोर के आदमी मने ये आपका हैसियत में है। तो आपका फिर हम बता दें कि भाई सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता ना करिए। खाइए पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। क्योंकि अगर कल माँ बाप इत्यादि धोखा दे देते हैं तो ये पढ़ाई ही काम आती है। तमाम ऐसे लड़के आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी अभी भी आए हैं, जो माने बहुत त्रस्त हैं कि पिता पैसा नहीं दे रहे हैं। तो भाई कमाते थे, अब पैसा देने से मना कर दिए तो 4 माह घर बैठे रहे। अब आकर किसी तरह, तो ऐसे लड़के भी हैं जिनके भाई ने पैसा देने से क्या कर दिया। ये नहीं कि कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, तो आगे कोई पूछने वाला नहीं है, यही समय है पढ़ने का। तो सद्भावना पूर्वक शब्द हर एक धारा में, ज़्यादातर धारा में आएगा। अगला शब्द देखा जाए, इसको आप एविडेंस से ज़रूर कोरिलेट करके पढ़िएगा। जो गुड फेथ या बोनाफाइड शब्द हैं, ये मेंटल फैक्ट हैं कि आपका फिजिकल फैक्ट हैं, मेंटल फैक्ट हैं। और धारा 14 में ये शब्द सुसंगत बनाया गया है। तो क्या सद्भावना पूर्वक कार्य किया कि नहीं, ये देखा नहीं जा सकता, बल्कि दिमाग में केवल क्या किया जा सकता है। अब कौन व्यक्ति गंभीरता से पढ़ रहा है ध्यान देकर, और कौन व्यक्ति ध्यान कहीं और है और आंख किताब पर है, ये हम थोड़े देख सकते हैं भाई। ये तो वही व्यक्ति जान सकता है भाई, वहीं तो जान सकता है कि ध्यान कहीं और है कि किताब पर है, ये देखा नहीं जा सकता। ये कैसा फैक्ट है, मेंटल फैक्ट है। ये तब पता चलता है जब परीक्षा होती है और बउआ 2-4 नंबर से क्या होता है कंपटीशन में, रुक जाता है, तब लोग कहते हैं। तो आपका तब लोग माने आपत्ति करते हैं, अभी कहाँ पता लगेगा। तो आइए 52A देखा जाए। हार्बर से भी पिछली बार एपीओ में क्वेश्चन बना है। हार्बर यानी कि संश्रय, संश्रय का मतलब आश्रय, आश्रय मतलब सुविधा देना। तो तमाम देखिए भी आपका एलएलएम में भी क्वेश्चन बन चुका है भाई। जो ये हार्बर शब्द हैं, आश्रय शब्द हैं, संश्रय शब्द हैं, ये पहले 216 बी में परिभाषित था। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। 216 बी में परिभाषित था, मैंने आईपीसी की धारा में 216 बी में। दूसरा क्वेश्चन आपका एलएलएम में भी बना है कि धारा 52A कब जोड़ी गई, तो वहाँ से हटाया गया होगा और कहाँ लाया गया होगा 52A में। तो 1942 को 1942, गलत ना हो, आ चुका है क्वेश्चन एलएलएम में कि 52A कब जोड़ी गई, तो 1942 में आपका जोड़ी गई 1942। सही है ना, एक बार देखिए। हाँ 1942। तीसरा क्वेश्चन जो आपका ये राजस्थान में बना कि संश्रय दंडनीय है, अपराध करने के पूर्व देना, अपराध करने के बाद देना, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइएगा। दो उदाहरण पहले देखिए, हार्बर या आश्रय या संश्रय का। 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप एक होटल में आता है। उनका इरादा है कि रात होगी तो हम इस मोहल्ले में डकैती करेंगे, और होटल वाला अपना कमरा दे देता है किराए पर। तो यदि होटल वाले को इस बात की जानकारी है कि ये लोग रात में जाकर क्या करेंगे, डकैती करेंगे, अब फिर भी सुविधा प्रदान करता है, फिर भी हार्बर देता है, आश्रय देता है, अर्थात अपना होटल क्या देता है, किराए पर। तो होटल वाला डकैतों को संश्रय देने के लिए, आश्रय देने के लिए या सुविधा देने के लिए दंड का क्या होगा, भागी। ये बताइए, अपराध के पूर्व हुआ कि बाद? अभी अपराध किया ही कहाँ गया। अब आइए, अब रात में अपराध कर दिए 10 लोग डकैती, एक होटल पहुँचे,
होटल वाला जानता है कि अपराध करके आए हैं, फिर भी अपने होटल में कमरा दे दिया, तो होटल वाला संशय के लिए क्या होगा? दंडनीय। तो अपराध के पूर्व भी संशय दंडनीय है देना, और अपराध के बाद भी। संशय का मतलब सुविधा प्रदान करना, साधन उपलब्ध कराना, भोजन कराना। जैसे शाम को भोजन है तो आप जाकर अपराध करके वहीं संश्रय लीजिए और शाम को क्या करिए? भोजन करिए। या पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने पिया, तो कोई अपराध करके भागा है और आप जानते हैं कि अपराधी हैं, कह रहे हैं लो लो पानी पी लो, मिठाई खा लो, केक खा लो, तो आप दंड के भागी होंगे। किसके लिए? अपराधी को क्या देने के लिए? हार्बर। तो हार्बर का मतलब ये हुआ कि सुविधा उपलब्ध कराना, आपका सामान उपलब्ध कराना। लेकिन अब यूपीएपीओ का क्वेश्चन आइए, कौन संशय एक दूसरे को हार्बर देने के लिए दंड का भागी नहीं होगा? तो पति और पत्नी, यानी कि अगर पति अपराध करके आता है और पत्नी हार्बर देती है, तो पत्नी इसके लिए दंड की भागी नहीं होगी। और पत्नी फूलन देवी बन जाती हैं, मर्डर करके आ जाती हैं और पति आश्रय दे देता है, तो पति भी दंड का भागी होगा कि नहीं? तो कौन व्यक्ति एक दूसरे के हार्बर के लिए दंड के भागी नहीं होंगे? तो पति और पत्नी। अब दे दिया कि माता पिता हार्बर दे दिए, साली साहिबा ने, साहिबा लगाना जरूरी है भाई साली साहिबा ने हार्बर दे दिया, तो बताइए आप बचेंगी कि नहीं? साली साहबा नहीं, केवल पत्नी को बचाव है, पति को एक दूसरे के। तो एक दो क्वेश्चन लास्ट में और क्वेश्चन बनता है कि एविडेंस की कौन सी वह धारा है जो पति पत्नी को पृथक व्यक्ति मानती है? तो वह धारा 120 है, 120। और पति ने पत्नी से जो कहा, पत्नी ने जो पति से कहा, क्या वे बातें न्यायालय में प्रकट की जाएंगी कि नहीं? नहीं। कौन सी धारा? 122। यानी कि आइए देखा जाए एक उदाहरण। ये एक पति है, मर्डर करके आया और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ही मर्डर किया हूँ। पत्नी से कहा, तो अब बताइए आप लोग, क्या पत्नी को बुलाकर ये पूछा जा सकता है कि आपके पति ने क्या कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुरंत 122 लागू होगी और पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं वह ओपन की जाएंगी कि नहीं? नहीं। हाँ, आचरण दर्शा सकता है। जैसे पति ने हमें मैंने सोना दिया, मैं ये सोना रखा, ये संसूचना नहीं है। पति ये कहे कि मैं मारा हूँ, ये संसूचना। लेकिन पति हमें लाकर क्या दिया? सोना दिया, मैं सोना दरवा मैंने खाट के नीचे रख दी, ये संसूचना नहीं है, ये आचरण है। तो पति का आचरण के बारे में पत्नी साक्ष्य दे सकती हैं, लेकिन पति ने मुख से क्या बताया, ये ओपन होगा कि नहीं? नहीं। तो कल अगला क्लास चला जाएगा आपका 52A तक हो गया।